27 मई 2020 जब एलन मस्क का स्पेसएक्स और नासा मिलकर इतिहास में पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला था, जिस मिशन का नाम डेमो 2 रखा गया है। ये मिशन दूसरे स्पेस मिशन से काफी अलग और खास है और इसके पीछे कुछ ऐसे कारण है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जैसे कि नासा ने आखिरी बार स्पेस शटल मिशन साल 2011 में किया था और आज हम 2020 में खड़े हैं और इतने समय में नासा ने एक भी मैन्ड स्पेस मिशन को पूरी तरह से अपनी तरफ से नहीं किया है। मतलब इसके लिए उसको दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ी। अब नासा इतने लंबे समय तक क्यों कोई भी स्पेस मिशन नहीं कर रहा था, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तो और इस मैन्ड मिशन में ऐसे रॉकेट्स का इस्तेमाल होगा जो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजकर वहां गुम नहीं होगा, बल्कि एक वफादार सोल्जर की तरह धरती पर लौट आएगा। जैसे मानो कोई चलती हुई गोली अपने टारगेट को हिट करने के बाद वापस अपने बंदूक में ही लौट गया हो, क्योंकि इस स्पेस मिशन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, लेकिन मुझे पता है इस मिशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये बंदूक वाली ही लगी और इसीलिए हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो डेमो 2 स्पेस मिशन में जो चीज एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने का काम करेगा वो है इसका रॉकेट, और जिसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे उसे स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। अब जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का 90% हिस्सा ये रॉकेट ही ऑक्युपाई करके बैठा है, लेकिन मिशन में इसी का काम सबसे कम समय के लिए होता है। रॉकेट्स का काम बस स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाने का होता है। वहां पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट से वो रॉकेट अलग हो जाता है और अलग होकर धरती की तरफ गिरने लगता है। लेकिन जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया था कि डेमो 2 में इस्तेमाल किया गया रॉकेट फैल्कन 9 धरती पे गिरता नहीं, बल्कि एक वफादार सैनिक की तरह धरती में फिर से लैंडिंग की तैयारी करता है। ये दरअसल एक रियूजेबल रॉकेट है। आमतौर पे किसी भी रॉकेट का काम खत्म हो जाने के बाद उसे समुद्र में गिरा दिया जाता है, जिससे कि आम इंसानों को चोट न लगे। लेकिन फैल्कन 9 इन सबसे अलग है। तो साल 2015 में इतिहास में पहली बार किसी रॉकेट को ऑर्बिटल लॉन्च के बाद सफलतापूर्वक धरती में लैंड करवाया गया था। और तो और इस लैंडिंग की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसे फिर से साल 2016 में अटलांटिक ओशन में एक जहाज पर लैंड करवाया गया और इसी रॉकेट को डेमो 2 मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे रियूजेबल रॉकेट्स के इस्तेमाल से स्पेस एजेंसीज की फंडिंग भी काफी सेव होगी और ऐसे रॉकेट्स को बनाने वाले शख्स के पीछे रियल लाइफ टोनी स्टार्क यानी एलन मस्क का हाथ है। टोनी स्टार्क से याद आया, क्या आपने आयरन मैन 2 मूवी में एलन मस्क के कैमियो को नोटिस किया था? अगर किया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब तक तो हम इस रियूजेबल रॉकेट की बात कर रहे थे, लेकिन मिशन का मेन हाईलाइट तो इसका 10% वाला हिस्सा मतलब क्रू ड्रैगन की बात कर लेते हैं। फैल्कन 9 रॉकेट की तरह ये भी एक रीयूजेबल कंपोनेंट है। ये स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, मतलब इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑटो पायलट में ही होता रहेगा ताकि एस्ट्रोनॉट्स अपना सारा फोकस अपने मिशन पर कर सके। ये क्रू ड्रैगन बाहर से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपरी हिस्से को कैप्सूल और निचले हिस्से को ट्रंक कहते हैं, जिसमें सोलर पैनल्स भी लगे होते हैं, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट को जरूरी ऊर्जाएं मिल पाता है। और इसके ऊपरी हिस्से में एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं। इसके अंदर बहुत ही हाईटेक सीटिंग अरेंजमेंट, टच स्क्रीन और मिशन में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें मौजूद है। हालांकि ये स्पेसक्राफ्ट 4 लोगों को एक साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जा सकता है, लेकिन जैसे कि एक डेमो मिशन है इसीलिए इसमें 4 की जगह 2 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, जिनका नाम है बॉब हेनकन और डब हार्ले। अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो इन एस्ट्रोनॉट्स ने जो स्पेस सूट पहना है वो दूसरे नॉर्मल स्पेस सूट से काफी हल्का और अलग दिख रहा है। अब ये कितना अच्छे से काम करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि नासा लगभग पिछले 10 सालों से कोई प्रॉपर मैन्ड मिशन अपनी तरफ से नहीं कर रहा है और 2011 के बाद यूएसए ने जितने भी एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा था उसमें वो पूरी तरह से रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था। तो 2011 से लेकर 2019 तक नासा को अगर किसी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पर भेजना होता तो उन्हें रशियन स्पेस एजेंसी के सुएज रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता और एक एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए रशिया नासा से $86 मिलियन चार्ज करते थे। और तब से लेकर अब तक नासा ने कुल 38 अमेरिकन को स्पेस में भेज चुका है। यानी पिछले 10 सालों में नासा को $3.2 बिलियन खर्च करना पड़ा इन एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, जो इंडियन रुपीस में 24,000 करोड़ रुपए के बराबर होता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि टेक्नोलॉजी से लेकर फंडिंग तक हर चीज में नासा तो रशिया से आगे है, तो फिर भी उसे इस तरह से रशिया के ऊपर डिपेंडेंट क्यों होना पड़ा? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। ये समय था 5 जनवरी 1972, जब नासा ने पहली बार अपना स्पेस शटल प्रोग्राम को लॉन्च किया और तब से लेकर साल 2004 तक नासा एक ही तरह का स्पेस शटल इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजता था। अब आप इसे रॉकेट्स की जगह
हमारे नॉर्मल मोबाइल फोन से ही कंपेयर करके देख लो। 70s के टाइम जो मोबाइल फोन इस्तेमाल होते थे उसे अगर हम आज भी इस्तेमाल करें तो कैसा लगता। तो इसीलिए साल 2004 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ये अनाउंस किया कि नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम अब काफी पुराना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी आउटडेटेड हो चुका है और इसे साल 2010 तक बंद करके नई टेक्नोलॉजी की मदद से एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। इस समय नासा को ये एहसास हुआ कि नई टेक्नोलॉजी के रॉकेट्स बनने और स्पेस शटल प्रोग्राम के रिटायरमेंट के बीच लगभग 4 सालों का गैप नजर आ रहा था, क्योंकि ऐसे मॉडर्न रॉकेट्स बनने में काफी समय लगता है। लेकिन इसी बीच यूएस गवर्नमेंट ने नासा को न्यू रॉकेट्स बनाने के लिए जो फंडिंग प्रोवाइड करी थी वो सफिशिएंट नहीं था और नासा ने फंड बढ़ाने के लिए सरकार को रिक्वेस्ट किया। तो फंड बढ़ाने के रिक्वेस्ट के बाद नासा और यूएस गवर्नमेंट के बीच कुछ मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिक्स के चलते ये डिले और भी बढ़ने लगा और नासा इतने लंबे समय के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अंत में नासा ने स्पेसएक्स को ये नए रॉकेट्स बनाने की जिम्मेदारी दी, जिसके लिए स्पेसएक्स को $8 बिलियन यानी 60,000 करोड़ की फंडिंग दी गई। और इसके बाद आज क्या हुआ या फिर क्या होने वाला है ये तो आपके सामने है। 27 मई 2020 को खराब मौसम के चलते इस मिशन को डिले कर दिया गया था, लेकिन 30 मई को क्रू ड्रैगन डेमो 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। तो लॉन्च होने के कुछ ही देर बाद फैल्कन 9 रॉकेट क्रू ड्रैगन से अलग हो गया। अंतरिक्ष में क्रू ड्रैगन के पहुंचने के बाद फैल्कन 9 वापस धरती पर लैंड करने की कोशिश करेगा। तो वही दूसरी तरफ क्रू ड्रैगन अगले 24 घंटे के अंदर ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाएगा। ISS में पहुंचने के बाद क्रू ड्रैगन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स अंदर के इन टच स्क्रीन की टेस्टिंग करेंगे, ताकि अगर गलती से भी क्रू ड्रैगन का ऑटोमेटिक सिस्टम खराब हो जाए तो इसे एस्ट्रोनॉट टच स्क्रीन की मदद से ऑपरेट कर सकेंगे। तो टेस्टिंग के बाद ये एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 110 दिनों तक रहने वाला है और फिर वापस आते समय क्रू ड्रैगन में मौजूद ट्रंक अपने स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा, क्योंकि लौटते टाइम उसका कोई भी काम नहीं बचा होगा। और इसके बाद क्रू ड्रैगन धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही इसमें लगे Mark 3 पैराशूट ओपन हो जाएगा और ये 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्रू ड्रैगन सक्सेसफुली अटलांटिक महासागर में लैंड करेगा और इसी तरह से स्पेस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। तो क्रू ड्रैगन मिशन का ये डिटेल्ड वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।